बात कर लेते हैं। नीट परीक्षा की जुड़ी याचिकाओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना और अब अगली तारीख दे दी गई है। 8 जुलाई को सीबीआई जांच की जो याचिका है पेपर लीक के मामले की, उसे करेगा सुप्रीम कोर्ट। धांधली की शिकायत कर रहे छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज नीट परीक्षा में पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर एनटीए से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की। कोर्ट ने आज फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक की सीबीआई जांच की याचिका को खारिज नहीं किया गया है। वहीं आज कोर्ट में एनटीए की तरफ से दायर उस याचिका पर भी सुनवाई हुई जिसमें नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो। कोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले छात्रों से जवाब मांगा है। इस मामले में सुनवाई 8 जुलाई को होगी। हम कोर्ट को अप्राइज करेंगे कैसे हुआ नहीं है। इतने लोगों में 767% के 720 के 720 कैसे आ जाएंगे, और कुछ कैंडिडेट्स सेम जगह के हैं। क्या फ्यूचर होगा हमारी कंट्री का एज ए हेल्थ। देखिए, नीट परीक्षा को लेकर के विपक्ष भी घेर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये परीक्षा फिर से कराई जानी चाहिए। 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है। पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों, और एक साल में 67 छात्र। उन बच्चों की आंखों में देखा, आंखों में सबूत। एनटीए नाम की संस्था के गंभीर मूल्यांकन की आवश्यकता है। 48 घंटे के अंदर आपने क्लीन चिट भी दे दी। आप देखिए आप कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, लोगों को सीट एलोकेशन ही हो जाएगा, तो अगर नीट के अंदर गड़बड़ियां भी पाई जाएंगी तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार ज़रूर हुआ होगा। ऐसी जांच आप उसी एजेंसी से कराएंगे जो स्वायत्त हो, तो एक स्वायत्त एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इसकी जल्द से जल्द जांच करे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी बिना सरकार की मिलीभगत के नहीं हो सकती। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार का बयान बहुत बज़ क्रिएट कर रहा है, जहां पर उनका कहना है कि जिन्होंने अहंकार दिखाया, भगवान श्री राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया। लोकसभा चुनाव में सीट घटने के बाद बीजेपी अपनों के निशाने पर है। आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो अहंकारी बन गए, भगवान राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 की बने नंबर 2 पर गए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया। पर सबसे बड़ी बात, जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। देखिए ना, इंद्रेश कुमार के इसी बयान के बाद बीजेपी को घेरने का मौका विपक्ष को भी मिल गया है। विपक्ष भी कह रहा है कि जनता ही भगवान है इस लोकतंत्र में। इंद्रेश कुमार के बयान के बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उद्धव गुट ने कहा है, जहां जहां भगवान राम का वास है, वहां बीजेपी हारी है। बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। हमें यह अपेक्षा है, आरएसएस जो सत्ता पर बैठा है, अहंकार की शिरोमणि, आप उनको जल्दी ही उस सत्ता से दूर करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है। अब इंद्रेश कुमार ये जब विपक्ष में थे तो ज्यादा वैल्यू थी। जब जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि अब आरएसएस की बैसाखी पर हम नहीं अपने बूते पर खड़े हो गए। वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इंद्रेश कुमार पर निशाना साधा है। इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप
भाजपा पर लगाते हैं। दुनिया के पावरफुल देशों के ग्रुप G7 की बात करें, समिट इटली में चल रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपको बताएं कि 5 ऐसे देश हैं जिनसे बायलैटरल मीटिंग पर बात होगी। G7 सम्मेलन के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी आज दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 2:15 पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोपहर 2:40 पर पीएम मोदी की ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। शाम 5:30 पर G7 समिट के सेशन में शामिल होंगे। रात 9:20 पर पीएम मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। रात 9:50 पर पीएम इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके बाद रात 12 बजे जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात हो सकती है। G7 बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा संकट के साथ ही शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल है। फिलहाल इटली इन 7 देशों के ग्रुप की अध्यक्षता संभाल रहा है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कर रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद भी महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज ही है। विधानसभा चुनाव जो होने हैं 4 महीने बाद, ऐसे में खबर मिल रही है कि बीजेपी की ओर से एक बड़ी बैठक है और इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र में सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए मुंबई में बैठक हो रही है। बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के मुखिया आशीष शेलार, बीजेपी के पदाधिकारी और दूसरे दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी नेता लोकसभा चुनाव के नतीजे और विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को 17, इंडिया को 30 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। इसी लोकसभा चुनाव में हार को लेकर निशाना बनाए जाने पर अजित पवार गुट वाली एनसीपी ने बीजेपी पर तंज किया है। 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परमानी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए, जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब बात आ रही है विधानसभा चुनाव की तो सुर बदले बदले लगाए जा रहे हैं। कहाँ, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन में खटपट दिखने लगी है। महाअघाड़ी में शामिल उद्धव गुट वाली शिवसेना सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। एक बहुत बड़ा पड़ाव हम पार कर चुके हैं, जहां पे हम पे ये आरोप लगाए जा रहे थे कि हम नकली शिवसेना है। उद्धव साहब पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा नकली संतान है। उन सबका मुंह बंद कर उन सबके मुंह पे एक तमाचा मारकर हमने लोकसभा जीती है। हम इस मेहनत से काम करेंगे, सारे 288 सीट पे हम ही लड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद कांग्रेस 150 विधानसभा सीटों पर दावा कर रही है। शरद गुट वाली एनसीपी भी 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दोनों सहयोगी पार्टियों के रुख को देखते हुए उद्धव गुट सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा है। वहीं लोकसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन देने वाले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी अब अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रही है। अभी तो फिलहाल तो वो बात है ही ना, इलेक्शन है तो इलेक्शन में तो सामने जाना ही। हम तकरीबन 200-250 सीट हम लोग पक्के लड़ेंगे और आगे देखते क्या। बात दिल्ली के वाटर क्राइसिस की। मामला भले सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन पानी की समस्या लोगों के सिर पर जस की तस है। बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली वाले तरस रहे हैं। जिन इलाकों में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है, पानी के लिए लंबी लाइन लग रही है। पानी के लिए लोग आपस में झगड़ रहे हैं। हर दिन गर्मी के दिनों में ऐसे ही नजर आती है। एक टैंकर आता है और उस टैंकर से पानी भरने के लिए बड़ी संख्या में ये लोग पहुंचते हैं अपने अपने घरों से बाल्टी और टब लेकर। क्या पता किसी दिन पानी मिले, नहीं मिले तो खाली हाथ लौटना भी पड़ सकता है। चाणक्यपुरी के संजय कैंप में पानी की सप्लाई का इकलौता जरिया यानी नल खराब हो गया। यहाँ लोग पानी के लिए टैंकर का इंतजार करते रहे।
लंबी लाइन, घंटों का इंतजार और हर रोज वही बाल्टी भरने की जंग। ये जो नल है, इस पाइप से पानी लेने के लिए रोज आते थे, लेकिन आज अचानक से ये पाइप भी खराब हो जाती है और इसमें से भी पानी नहीं आ रही। लोगों की जो इकलौती उम्मीद इस इलाके में रहने वालों की थी, वो भी खत्म हो चुकी है। और 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस ना होने पर ये इवैल्यूएट करने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। वहां पर मीटिंग हुई है, वहां की डिटेल्स क्या है आप देखिए। यूपी में एनडीए की सीट क्यों घटी, इस पर बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। हार के कारणों की तलाश के लिए बीजेपी ने यूपी में हर 2 लोकसभा सीट के लिए एक टीम बनाई है। हर टीम में 2 सदस्य हैं। टीम में प्रदेश बीजेपी पदाधिकारी शामिल हैं। 15 जून तक ये टीम लोकसभा क्षेत्र में जाकर हार के कारणों पर चर्चा करेगी। 80 पदाधिकारियों की ये टीम ग्राउंड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर उनका फीडबैक लेगी। हार के कारण तलाश रहे यूपी बीजेपी संगठन ने चुनाव लड़े उम्मीदवारों से भी फीडबैक लिया है। बूथ से लेकर पन्ना प्रमुखों ने भी अपना फीडबैक संगठन को दिया है। मंडल से लेकर जिलाध्यक्ष तक ने अपना फीडबैक दिया है। सूत्रों के मुताबिक हारे हुए कई प्रत्याशियों ने ये बताया है कि विपक्ष के आरक्षण वाले दांव की काट हम नहीं खोज पाए। वहीं कुछ उम्मीदवारों ने पार्टी संगठन और पदाधिकारियों की भी शिकायत की है। वैसे मीटिंग तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ले रहे हैं, लेकिन बकरीद के मद्देनजर शांति व्यवस्था को लेकर। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में सीएम योगी एक्शन में है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सीएम ने अधिकारियों की बैठक ली। 17 जून को बकरीद का त्योहार है। सीएम ने निर्देश दिया है कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए पहले ही जगह तय होनी चाहिए। कुर्बानी तयशुदा जगह पर ही होनी चाहिए। कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि अराजक तत्वों पर नजर रखी जाए और अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है उसके साथ कड़ाई से निपटा जाए। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि जनता दर्शन कार्यक्रम जिला जोन स्तर पर भी तत्काल शुरू किया जाए। अधिकारी आम लोगों की समस्याएं सुने, तय समय में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। सीएम योगी ने गर्मी में मौसम में अनावश्यक पावर कट नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं। ट्रांसफार्मर खराब होने या फॉल्ट होने पर जल्द से जल्द सुधार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया है। कुवैत अग्निकांड को लेकर भी अपडेट ये है कि वायुसेना का विमान कोच्चि पहुंचा है 45 शवों को लेकर। कुवैत अग्निकांड में मारे गए भारतीयों का शव लाने के लिए एयरफोर्स का C-130J विमान कोच्चि पहुंचा था। कुवैत से 31 शवों को लेकर ये विमान कोच्चि एयरपोर्ट पर पहुंचा। कोच्चि पहुंचे 31 शवों में से 23 शव केरल के, 7 शव तमिलनाडु के, 1 शव कर्नाटक के रहने वाले मजदूरों के हैं। कोच्चि से इन शवों को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। अग्निकांड के बाद कई भारतीय अभी लापता हैं। परसों रात में 11 बजे खैर खैरियत पूछा, उसी रात में ये सुबह हो गया हादसा हुआ। इसके रूम में जो 5 पार्टनर थे, जिसमें 4 हॉस्पिटलाइज है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। उनकी माँ जो है हमको फ़ोन किया कि मेरे लड़का का बात नहीं हो रहा है। एक भतीजा मेरा वहीं रहता है, उन्हीं को फ़ोन किए तो कहा कि ठीक है पता लगाते हैं। बस अभी तक यही जानकारी है और कुछ नहीं। मंगाव शहर में हुए अग्निकांड में 49 लोगों की जान गई है। मरने वालों में 45 भारतीय, 3 फिलीपींस के नागरिक हैं। एक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कुवैत पहुंचे विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। और उधर छत्तीसगढ़ सरकार ने बलौदा बाजार हिंसा को लेकर के न्यायिक जांच आयोग बनाया है और डेडलाइन सेट की है कि 3 महीने के भीतर ये आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 10 जून को बलौदा बाजार में हुई हिंसा की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बनाने का ऐलान किया है। रिटायर्ड जस्टिस CB वाजपेयी हिंसा की जांच करेंगे। 3 महीने में न्यायिक आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। न्यायिक आयोग हिंसा से जुड़े 6 पॉइंट की जांच करेगा। आयोग जांच करेगा कि जैतखाम को कैसे क्षतिग्रस्त किया गया, बलौदा बाजार में हिंसा की वजह क्या है, हिंसा के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, भविष्य में ऐसी हिंसा ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं। इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने हिंसा के समय बलौदा बाजार के कलेक्टर रहे KL चौहान को और SP रहे सादरंत कुमार को सस्पेंड कर दिया है। पहले दोनों अधिकारियों का तबादला किया गया था। सतनामी समाज के पवित्र पूजा स्थल जैतखाम में तोड़फोड़ के बाद बलौदाबाद में हिंसा हुई थी। 10 जून सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी।
और अब बात करते हैं बिहार के चर्चित आईएएस ऑफिसर के की, जहां उनके डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर दिया गया है। अब उन्हें शिक्षा के बजाय राजस्व और भूमि डिपार्टमेंट में भेजा गया है। शिक्षा विभाग में कामकाज को लेकर चर्चा और विवादों में रहे आईएएस अधिकारी के पाठक को शिक्षा विभाग से हटा दिया गया है। के पाठक को अब भूमि और राजस्व विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। एस सिद्धार्थ को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाया गया। के पाठक ने जून 2023 में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर पदभार संभाला था। शिक्षा विभाग में रहते हुए के पाठक अपने फैसलों को लेकर विवादों में रहे थे। भीषण गर्मी के दौरान स्कूलों में छुट्टी नहीं होने पर के पाठक निशाने पर आ गए थे। भारी गर्मी के कारण स्कूलों में बच्चे बेहोश होने लगे थे, लेकिन स्कूल बंद करने का फरमान नहीं दिया गया था। विवाद बढ़ा तो शिक्षा विभाग ने स्कूल की टाइमिंग में बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद सीएम के मुख्य सचिव ने छुट्टी का आदेश जारी कर दिया। इससे नाराज के पाठक छुट्टी पर चले गए थे। बात महाराष्ट्र में अनशन पर बैठे मनोज जारंगी पाटिल की, जिनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई सरकारी प्रतिनिधि मंडल से। आश्वासन के बाद उन्होंने ये कह के अनशन खत्म किया कि अगर अब 1 महीने के भीतर एक्शन नहीं लिया गया तो विधानसभा चुनाव में उनके कैंडिडेट्स उतरेंगे। मराठा आरक्षण के लिए जालना के अंतरवली सराठी में अनशन पर बैठे मनोज जारंगी से मिलने महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल में महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराजे देसाई, छत्रपति संभाजी महाराज नगर के सांसद संदीपन भुमरे, बीजेपी विधायक राणा जगजीत सिंह पाटिल शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद मनोज जारंगी पाटिल ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल ने जारंगी को भरोसा दिलाया कि सरकार कुनबी प्रमाण पत्र पा चुके लोगों के सगे संबंधियों को भी कुनबी सूची में शामिल करने पर विचार करेगी। बाकी मराठा समुदाय के लोगों को भी कुनबी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मनोज जारंगी की मांग है कि मराठा समुदाय के लोगों को कुनबी का दर्जा, उन्हें ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का कानून बनाया है, लेकिन मनोज जारंगी इससे संतुष्ट नहीं है। जारंगी का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो 4 महीने बाद होने जा रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 288 सीटों पर मराठा समाज के उम्मीदवार खड़े करेंगे। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट तैयार किया है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमलों के बाद हालात पर चर्चा के लिए पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ दूसरे उच्च अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पीएम ने निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों से निपटने के लिए पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई के लिए चल रहे अभियान की जानकारी दी। वहीं जम्मू कश्मीर में सेना ने ग्राउंड पर आतंकियों के सफाई के लिए अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों ने ग्राउंड पर आतंकियों की मदद करने वालों को चेतावनी दी है। कुछ ये जो इनकी धक्का है, ये धक्के के सामने हमारा रिस्पॉन्स जो है, हम अपना रिस्पॉन्स बना रहे हैं। जब एक जंग हम पर लाद दिया जाता है, टेररिस्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं बंदूक लेकर मरने के लिए और मारने के लिए, तो हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं। हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं।